आपने ऋषिकेश के बारे में बात की है बहुत, हम भी बहुत ऋषिकेश जाते हैं। ऋषिकेश का डिस्ट्रक्शन तो खैर मैंने अपने टाइम में देखा है, तो आपने तो तब देखा होगा जब मैंने नहीं देखा। जिस देख के आपको मतलब लगता नहीं है क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब वो वही कर रहे हैं जो करने के लिए उनको संस्कारित करा जा रहा है। वो कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। मुझे पता है वो ये करेंगे। मुझे ये तक पता है कि वो 5 साल बाद और 10 साल बाद क्या करेंगे, मैं जानता हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो ताकतें उनके यहां पर विचार भर रही हैं, भावनाएं भर रही हैं, आस्थाएं भर रही हैं, वो ताकतें कौन सी हैं? वो ताकतें खुद भी इग्नोरेंस की ताकतें हैं। हम्म। वो कह रही हैं कि हमें भी इग्नोरेंट रहना है, हमें भी अज्ञान में रहना है और दूसरों को भी अज्ञान में ढकेलना है। वो सब कुछ और क्लाइमेट चेंज एक ही बात है। वो सब कुछ एक ही सेंटर से आ रहा है। जैसे आप कुछ अपना किस्सा बताओ मुझे, जब आप ऋषिकेश गए थे तो कोई एक, कहाँ रुकते थे आप, क्या करते थे, व्हाट वाज योर लाइक। वो जो तपोवन से नीचे जाती है ना, लक्ष्मण झूला से आगे सड़क, तपोवन से नीचे जाती है जो। लक्ष्मण झूला पार कर, अब तो लक्ष्मण हाँ झूला हाँ। गिरा दिया है। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन चालू है, लक्ष्मण हाँ, झूला पार करके उस साइड चले गए। साइड चले गए। ठीक है। तो वो उधर वो नीलकंठ है, हाँ और मूर्ति लगी हुई है, हाँ शिव हाँ। मूर्ति। ठीक है। हाँ, तो उससे कभी बाएं हाँ। और कभी दाएं हम्म। वहीं रुका करते थे शुरू में। हम्म। फिर कुछ समय के लिए वो वहाँ कौन सी वाटिका थी? अशोक वाटिका। गंगा वाटिका ही तो है, गंगा वाटिका ही तो है, गंगा वाटिका। हम्म। तो कोविड के बाद, कोविड के दौरान से शुरू करके हम्म। 2-3 साल के लिए वहां पर लिया हुआ था। कोविड में वहीं थे आप। कोविड, हाँ मतलब फर्स्ट वेव के बाद वहां था। हम्म। फर्स्ट वेव के बाद वहीं था। तो वहां से, घर से इधर वाली बालकनी से भी, उधर वाली से भी और छत से भी सामने गंगा जी दिखा करती थी। कितना वो खूबसूरत होता है कि जब गंगा जी आती है। बट टॉकिंग अबाउट कोविड, मैंने अभी आगे तो बता दूं, उसके बाद से मैंने जाना बंद कर दिया। क्यों। इन्होंने इतना गंदा कर दिया, देखते देखते 5 साल के भीतर। 2015 से लेके 2021 के ही बीच में ऋषिकेश को ऐसा गंदा कर दिया। एक तो 2015 में जब मैं गया था, उस समय विदेशी बहुत आते थे, तो मजबूर होकर सफाई रखनी पड़ती थी। फिर विदेशियों ने आना कम किया, कम किया, कम किया। अब ठीक वैसे से गोवा में विदेशियों ने आना कम कर दिया, भारत अब आना ही नहीं चाहते विदेशी। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंटेड है। तो विदेशियों ने आना बहुत कम कर दिया वहां पर। हम्म। फिर कोविड आ गया तो एकदम ही ब्रेक लग गया। हम्म। जब ब्रेक लग गया तो वो जो पूरा वॉइड पैदा हुआ, हम्म। उसको जो भारतीय टूरिस्ट था वो पहुंच गया वहां पे। अब विदेशी आते थे, बहुत आध्यात्मिक ना हो तो भी कम से कम योग सीखने के लिए आते थे। हम्म। जो इंडियन टूरिस्ट वहां जा रहा था, वो वहां चीप टूरिज्म के लिए जा रहा था, चीप थ्रिल्स के लिए जा रहा था। हम्म। बड़ा गंदा करते। तो या तो चीप थ्रिल्स के लिए लड़के लड़कियां आते थे, हम्म। या फिर वो लोग आते थे जो सोचते थे कि गौ माता के पास जाएंगे, ऋषिकेश की गाय है कुछ लेके आएंगे, गौ गंगा ये सब करेंगे, तो उन्होंने और गंदा कर दिया। तो या तो मतलब हर तरीके से वो पूरा ही ऐसा हो गया कि ऋषिकेश को मैं होम टाउन बोला करता था अपना। मुझे बहुत प्यार रहा है उस शहर से। हम्म। मैं रात रात भर गंगा तट पर बैठा हूँ, और एक दो रात नहीं, पता नहीं कितनी बार हम्म। बस वहीं बैठा रहता था, बात कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो वगैरह भी वहां पर हैं। हम्म। बैठे हैं, किसी ने मोबाइल निकाल के कुछ बात करनी शुरू कर दी। और उसमें मैं, मालूम है आपको, टहलता कैसे था? अब वहां जाओ तो वहां पर टेनिस जिम ये सब तो कुछ है नहीं। हम्म। तो मैं चला खूब करता था। हम्म। मैं इधर से आता था, तपोवन की तरफ से, और जर्मन बेकरी जो लक्ष्मण झूला झूला के ही उस ऊपर तरफ है, है, हाँ हाँ। वहां से होके जाता था आगे। हम्म। वहां से चलता आता, चलता आता था, वहां से आता था राम झूला तक। हाँ। ठीक है। बीच में वो वाला पूरा एरिया आता था जिसमें आप बिल्कुल गंगा जी के साथ साथ चलते हो। हम्म। वहां पर बैठने के लिए कुछ बेंचेस वगैरह बनी हुई हैं। हम्म। फिर उसके आगे फिर अभी 3-4-5 साल पहले वो भी बन गया, जानकी सेतु। हाँ। तो फिर वहां से आगे चलते चलते वहां तक चला जाता था। हम्म। फिर वहां पे आगे वहाँ गीता भवन है। हम्म। वहाँ गीता भवन के चक्कर लगा लो। वहाँ पे लोग भी बहुत कम रहते हैं। हम्म। फिर वहां से आकर के फिर जानकी सेतु से ही इधर
राउंड पूरा हो जाता था। तो लक्ष्मण पुल से आकर के राम पुल को क्रॉस करके सीता पुल पूरा हम्म ऐसे, और उसमें लोग जानते थे हम्म हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हम्म 50-50 मीटर पे लोग मिल जाते थे। हम्म तो 2 लोग मिल गए, 5 लोग मिल गए, उन्होंने कुछ बात करनी शुरू करी। तो ऐसे करके अगर मैं शाम को निकलता था 7 बजे तो आधी रात को लौटता था, और इस बीच में कम से कम 10 ग्रुप से बात हो जाती थी। फिर एक काम अच्छा किया वहाँ पर प्रशासन ने, वो आस्था पथ बनवा दिया था। अच्छा। आस्था पथ, जब आप जानकी सेतु से इधर आते हैं ना, वापस हाईवे की तरफ, हाँ, हाँ, तो वहाँ आस्था पथ बना हुआ है। मैंने नोटिस नहीं किया बट। बहुत सुंदर बना, अच्छा था। जब बना था तो बहुत अच्छा था, अच्छा। पर अभी इस साल फिर से गया था तो उसको भी गंदा कर दिया, उसको भी गंदा कर दिया। इनकी बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इंडियंस और गंदगी। आप आपने पता नहीं आप कितना सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखते हो, एक लाली छंगानी करके एक बहुत वायरल होता है, एक कचौड़ी वाला है। तो वो क्या करता है, वो बैठता है सेम कचौड़ी स्टाइल, बट वो कुछ ज्यादा ही गंदा है, कुछ ज्यादा ही गंदा है वो। और वो इंडिया से ज्यादा विदेशों में फेमस है, वो पोस्टर बॉय है इंडिया की अनहाइजीनिक कंडीशन का। और इतना कि आप कोई भी कमेंट देख लो, आपको लग जाता है कि हाँ भाई, एक माइंडसेट क्या है इंडियंस का लेके, कि गंदे हैं। 1-2 बार वहाँ पे भक्तों को मैंने बहुत झाड़ा भी। ऋषिकेश में। तेल शैम्पू लेके घुसे हुए थे गंगा में, हम्म। तेल शैम्पू ले। तेल शैम्पू लेके घुसे हुए थे। तो बहुत बार हुआ ये, जो जो अंधी आस्था वाला पूरा कार्यक्रम है, इसने ही सनातन धर्म को बर्बाद किया है। एक यमुना घाट पे थे दिल्ली में, तो एक अंकल आए। अंकल आके, यमुना जी चलते भाव पे थी, बारिश का टाइम था, आए पूछते, माता वो ये करते हो, कुछ मंत्र जाप करते? मैं कहा बड़ा अच्छा है। ठीक है, फिर ऐसे फूल निकालते, और फूल निकाल के ऐसे, फूल ऐसे कुछ करके रखते हैं वो। मैं कहा ये तो बड़ा अच्छा है, देखो पूज रहे हैं हमारा कल्चर वगैरह। और जिस पॉलिथीन से फूल निकालते फिर वो पॉलिथीन में फेंक देते। मेरे को बहुत अच्छा वो लगा था। जो आस्था पथ है ना, उसी से जरा सा नीचे शवदाह के लिए चबूतरे बनाए हैं। अच्छा। वो पता नहीं सरकार प्रशासन नहीं बनाए होंगे, अभी लोगों की धार्मिक भावनाओं के लिए कर दिया। वहां पे कम से कम 10 या 20 ऐसे चबूतरे हैं, हम्म लाइन से लगे हुए हैं, हम्म और उस पे लोग शवदाह कर रहे होते हैं। तो मैं जब रात में निकलता हूँ 12-1 के बाद, तो अंगारे वहां भी है। अब उससे जो राख है, जो लकड़ी है, वो सीधे वहां नदी में ही तो जा रही है। ठीक है, नियम बना दोगे कि मत डालो, पर डालेंगे ही। ये आप में क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत है, ये जो है ना, ये मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना समझना पड़ेगा टू हैव दैट। पढ़ने का तो वक्त ही नहीं मिलता। आप पढ़ते तो हो, बोले रात को। मैंने कहा था रात में 2 काम होंगे, व्यक्तिगत समय मिला तो पढ़ लेंगे, हम्म और नहीं तो दुनिया दिन भर की जो सब धूल थी वो रात में साफ करेंगे। ज्यादातर तो समय धूल साफ करने में चला जाता है। पढ़ना मेरा लगभग 8 साल से, जो मेरी पढ़ने की गति थी, वो 20% रह गई है। नहीं तो मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब मैं महीने में 4-4 5-5, शायद 6-7 8 किताबें भी निपटा रहा था। तो अभी लगभग 3,000 किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें से अभी कई 100 किताबें ऐसी हैं जो कई सालों से पढ़ी हैं, पर मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोगों की सेवा में आने का एक व्यक्तिगत रूप से जो मुझे दुष्प्रभाव झेलना पड़ा है, वो ये है कि, और बड़ी मुझे उसकी कई बार कचोट रहती है, कि मेरी रीडिंग कम हो गई है। हम्म समय नहीं निकाल पाता। कई बार पढ़ने बैठो तभी कोई आ जाएगा, आचार्य जी ये बता दो। खुद नहीं आएगा तो मैसेज कर देगा कि फलानी चीज़ है, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबको ही जवाब देना पड़ता है। बट फिर फायदा भी तो है, आपके थ्रू कितने ऐसे लोग हैं हाँ हाँ, बिल्कुल है, जो बिल्कुल है, जो आपने भी बिल्कुल है। शुरू में मतलब व्यक्तिगत लाभ से कहीं बेहतर है कि आपकी सेवा कर दी जाए, तो इसीलिए पढ़ना थोड़ा पीछे की बात हो जाती है। कुछ अपने, दूसरों को क्या दोष दूं, अपने डिसिप्लिन की भी बात है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे डिसिप्लिन की कमी है। अध्यात्म। वही है, किसी को क्या बोले, अपनी थाली में छेद है। पर सर वो अच्छा भी तो है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको भी पता है, इतना जानने के बाद भी देयर इज स्टिल और स्कोप देर इज ऑफ जस्ट सो मच टू इम्प्रूवमेंट। नो। मतलब क्लाइमेट ही इतना इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर मैं उतना पढ़ पाता जितना सचमुच पढ़ना जरूरी है,
तो मैं शायद आपको और बेहतर तरीके से कह पाता, फिर लोगों तक बात और बेहतर तरीके से पहुंच पाती। तो ये गुनाह तो मैंने किया है कि मैं जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ एक चीज होती है आचार्य जी, जैसे 4 बार कुछ चीजें पढ़ ली, एंड एक तो काम भी ऐसा ना कि आप छोड़ नहीं सकते उस चीज को। 4 चीजें पढ़ी, अब अगेन है तो इंसानी, पढ़ के बोर हो गए, समझ में आया कि अरे यार दिस इज गेटिंग टू मच टू माई हेड, एंड देन यू वुड वांट टू रिलैक्स योर सेल्फ। तो 20 मिनट के लिए कुछ अच्छा देख लिया, कुछ ऐसा मतलब कुछ भी, कभी कभी होता है कि दूसरा ही दिखा दे। नहीं देखिए, ज़्यादा बड़ी समस्या ये नहीं होती कि एक राह पर चलते चलते थक गए और अब रिलैक्स करना है। ये एक समस्या है ना, कि एक राह पर चले और बड़ी मेहनत कर दी तो थकान हो गई, हम उस थकान को समस्या मानते हैं। तो हम किताब का इस्तेमाल करते हैं थकान दूर करने के लिए, कि मैं अपनी राह पे चला और इतना चला, इतना श्रम हुआ कि थकान हो गई, तो अब मैं किताब ले रहा हूँ रिलैक्स करने को। मेरे देखे थकान समस्या नहीं है, मेरे देखे समस्या है गलत राह। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिस राह पे इतनी मेहनत करके चल रहे हो वो राह ही तुमने गलत चुन ली है। तो मैं किताब रिलैक्स करने के लिए नहीं पढ़ता, मैं किताब इस बात का मूल्यांकन करने के लिए पढ़ता हूँ कहीं राह ही तो गलत नहीं हो गई। किताब एंटरटेनमेंट नहीं है कि वो आपको रिलैक्स कराए। किताब वो होनी चाहिए जो आपके सामने आईना बन के आए, जो आपको बताए कि देखो चल क्या रहा है तुम्हारे साथ, जिससे तुम नावाकिफ हो, अनभिज्ञ हो। ज्ञान जितना ले सकते हो आप उसमें। भीतर झांकना है। बाहर का ज्ञान तो गूगल आया बहुत सुलभ हो गया, और अब तो लीजिए चैट जीपीटी है, कितना ज्ञान चाहिए आपको, सब मिल जाएगा बाहर का ज्ञान। समरी मिल जाती चीज। हाँ हाँ। लेकिन जो भीतर का ज्ञान है वो आपको आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। वो मेहनत तो स्वयं आपको ही करनी पड़ेगी अपनी ईमानदारी से, कि सच बताओ चल क्या रहा है यहाँ, क्या बैठा है, लालच बैठा है, डर बैठा है, मोह बैठा है, क्या बैठा है भीतर, मुझे देखना पड़ेगा। वो ईमानदारी, वो कृष्ण कहते हैं निर्मम ईमानदारी। हम्म, निराशी निर्ममो भव, वो निर्मम ईमानदारी खुद ही दिखानी पड़ेगी। आपने आपको किसी ने बोला आप कभी स्टम्प कर देते हो अपने बातों से कि हाँ। मैं जब बॉलर था तो मुझे यॉर्कर सबसे ज्यादा पसंद थी। Good one। कहता था उसमें कोई खतरा नहीं है, ना अंपायर चाहिए ना कोई फील्डर चाहिए, हाँ। कोई नहीं चाहिए, अपना काम अपने हाथ। एंड अब सिर्फ टेनिस। अब तो सिर्फ टेनिस, टेनिस स्क्वॉश, थोड़ा बहुत बैडमिंटन, लेकिन मज़ा मुझे टेनिस में आ रहा है। मैंने 40 की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया। आपकी अभी कितनी उम्र है? 46। जैसा तो 46। अभी मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो लगभग मुझसे आधे उम्र के लोग हों उनको हराना है, और अक्सर सफल भी हो जाता हूँ अपने उद्देश्य में। हाँ हाँ है आपको, मतलब यू आर वेरी एनर्जेटिक इन दैट सेंस। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव ऑल्सो। क्यों ना हूँ, खेलने उतरे हैं ना, तो वहां पे वो स्कोर किस लिए रखा जा रहा है, इसीलिए तो कि पता चले कौन आगे कौन पीछे। जब मैदान से बाहर निकलेंगे तो कंपटीशन समाप्त। पर अभी तो ये बीच में नेट है, उधर तुम हो उधर हम है, तो हमें जीतना है भाई। अब जैसे आप 46 हो ना, मैं 25। मेरी एक कहते हैं ना आधे से उम्र के लोगों को हरा दो आप, तो वही है। आजकल की जो आप जनरेशन देखते हो, जो मेरे है या मिलेनियल्स कह लो या जेनजीस कह लो, इनमें आपको क्या एक ऐसी प्रॉब्लम दिखती है यार कि जो आपकी जनरेशन में थी ये गलत राह पे जा रही है? 100 तरह की तो प्रॉब्लम होती ही नहीं ना, आपसे कहा था ना, एक ही प्रॉब्लम होती है, खुद को ना जानना। वो तो उत्पत्ति है। बस वही है, वही है। जो खुद को नहीं जानेगा वो कंडीशनड हो जाएगा, उस पर दुनिया भर के प्रभाव अपना कब्जा कर लेंगे, कोलोनाइज हो जाएगा, कोलोनाइज। दुनिया भर की चीजें आएंगी और उसके खोपड़े को जकड़ लेंगी। तो वही समस्या, वही हमारी जनरेशन के साथ थी, वही फिर आपकी जनरेशन के साथ है, और आपके बाद अब एक और आ गई है वो अल्फा जनरेशन, वाह। उनके साथ भी है। हाँ, उसके रूप, नाम, रूप, रंग, प्रकार वो बदलते रहते हैं। मेरी जनरेशन को शायद एक प्रकार की कंडीशनिंग लगी थी, आपको दूसरी तरीके की, जो आजकल के बच्चे हैं जिसको निब्बा बोलते हैं उन पे अलग तरह की लगी हुई है। लेकिन है सब कंडीशनड ही कंडीशनड। और हर, ये जितनी, जैसे जैसे सब सच्चाइयाँ एक होती हैं वैसे ही सब बीमारियां भी एक होती हैं, और इन सारी बीमारियों का एक ही रामबाण उपचार है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं।
एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए, बहुत टॉपिक्स पे बात हुई। एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा वहां उठा वो था ये जेंडर आइडेंटिटी का, हाँ, कि क्या मेल है क्या फीमेल है। और कहीं ना कहीं ये वही है कि आप अपने आप से उसमें, हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर टू, हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर। कल मैं पूछ रहा था कि किसी भी काम में घुसने से पहले पूछो एम आई नीडेड, हम्म और किसी भी कर्म से पहले पूछो इज इट इम्पोर्टेंट। हम्म तो हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर, इसको मेरा जवाब ही है, इज दिस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अरे सारा खेल अध्यात्म का है जेंडर को इररेलेवेंट बना देने का। क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष हो कि स्त्री हो? पुरुष और स्त्री वाली चेतना तो ज्यादा तभी उठती है जब कामुकता हो, सेक्सुअलिटी हो। नहीं तो जीवन का उद्देश्य तो मुक्ति है, इंक्लूडिंग फ्रीडम फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटी इटसेल्फ। ये ऐसी सी बात है कि मैं किसी चीज को इररेलेवेंट बता के उससे फ्रीडम की बात कर रहा हूं, हम्म और कोई आकर के जिस चीज से भागना जा रहा हो उसकी संख्याएं गिने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इस विला में कैद हो जाओ, हम्म आप किसी तरीके से दरवाजा फोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फ्रीडम या ये कि यहां कमरे कितने हैं, द नंबर ऑफ रूम्स? एंड द नंबर ऑफ रूम्स माइट बी 5, 8, 14, 22, 2। ट्रम्प बोलते हैं गॉड मेड ओनली 2 genders, बाकी ये सब कहां से आ गए? ऑल दैट इज इररिलेवेंट। मेरा काम है यहां से भागना, मेरा काम यहां के कमरे गिनना नहीं है। 2 जेंडर हो, 50 जेंडर हो, 500 जेंडर हो, 2 जेंडर शायद प्रकृति की बात है, 5 जेंडर शायद मन की बात है। मैं क्यों इसमें पढ़ूं? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए एक मूल्यहीन प्रश्न है। पर वहां एक वोटिंग इशू बन गया था, मतलब इशू इसलिए, क्योंकि उन्होंने मूल्यहीन को मूल्य दे दिया है, अरे बच्चे अपने जेंडर इंड्यूसिंग हार्मोन्स क्योंकि वगैरह उनको लेने लगे। सिखा दिया गया है। ये बच्चा खुद थोड़ी करेगा ये। अगर बच्चा खुद ही ये कर रहा होता तो वो काम अफ्रीका और एशिया में भी हो रहा होता। हाँ हाँ, तो यहाँ तो नहीं हो रहा ना। माने बच्चे के दिमाग में ये बात डाली गई है कि आइडेंटिटी इज अ फ्लूइड थिंग, जेंडर आइडेंटिटी, एंड यू मस्ट हैव कंट्रोल एंड से ओवर योर आइडेंटिटी। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, यू मस्ट चूज योर जेंडर आइडेंटिटी। अरे भैया, और बहुत काम है करने के लिए। तो आप कह रहे हो लड़की लड़का बन जाए, मैं कह रहा हूं लड़की लड़की भी ना रहे। आप कह रहे हो लड़का लड़की बन जाए, मैं कह रहा हूं लड़का लड़का भी ना रहे। जेंडर को इररिलेवेंट बनाना ही आध्यात्मिक मुक्ति है। चेतना लिंग सापेक्ष थोड़ी होती है, कॉन्शियसनेस का कोई जेंडर थोड़ी होता है। और पूरी आध्यात्मिक यात्रा यही जानने के लिए है कि ना हम देहास्मि, मैं देह नहीं हूं, मैं विशुद्ध चेतना मात्र हूं। चेतना का कौन सा लिंग होता है? तो मैं जेंडर की इतनी बात क्यों करूं? जिस समाज में जेंडर इतना बड़ा मुद्दा है वो बड़ी सेक्सुअल सोसाइटी है, और उनके लिए यही बहुत बड़ा मुद्दा होगा फिर कंजम्पशन। क्योंकि जो आपकी ड्राइव है ना, वो अधूरेपन से आती है। और जो मोस्ट प्रिमिटिव अधूरापन है वो यही है कि मैं अधूरा हूं बंदा, मुझे एक बंदी मिल जाए। प्रकृति ने भी भाई, इसीलिए प्रकृति को माया बोलते हैं, बड़ी उसने जबरदस्त चाल चली है, जेंडर बांट दिया है। नहीं तो हम हर्माफ्रोडाइट भी तो हो सकते थे। सोचिए ना, प्रकृति ये भी तो कर सकती थी कि अगर सिर्फ रिप्रोडक्शन करना है हम्म तो आपके शरीर से आपका बच्चा पैदा हो जाए, क्या जरूरत है कि किसी और के शरीर से आपका मिलन हो? पर प्रकृति ने कहा नहीं, हम तुम्हें अधूरा बनाएंगे, तुम पुरुष हो, जब तक स्त्री से नहीं मिलोगे बच्चा नहीं पैदा होगा। वरना ये क्यों नहीं हो सकता था कि जब मैं वयस्क हो जाऊं तो मेरे ही शरीर से एक दिन संतान उत्पन्न हो जाए? ये क्यों नहीं हो सकता था? ये मायावी चाल है ताकि आप इसी झंझट में फंसे रहो, जेंडर सेक्स जेंडर सेक्स। आपको सबसे ज्यादा कौन सा शहर पसंद है जहां आपको लगता है कि यार ये बेहतरीन है, आई फील होम लाइक हियर? इसी समय पे ऋषिकेश को घर कहा था। हम्म असल में पता नहीं चलता किस शहर में हूं। एक समय पर मैं एक महीने में 4-5 अलग अलग शहरों में होता था, अलग अलग जगह कैंप लग रहे होते थे। अभी 7-8 साल पहले तो मालूम है क्या होता था? मैं थका हूं, मैं गाड़ी चल रही है, मैं सो गया, और मैं उठता था और मुझे 1 मिनट लगता था समझने में किस शहर की सड़क पर हूँ। क्योंकि अभी मैं किसी और शहर से आ रहा था, कभी कहीं मेरे साथ ये कई बार हुआ। मैं पिछले होटल के रूम नंबर में अगले होटल में घुसने की कोशिश कर रहा था, भूल जाता था कि कौन सा होटल है, उसे तो चेकआउट कर दिया। अरे तब हैदराबाद में थे या बंबई में हो। तो शहर कोई भी हो, काम तो वही रहा है, तो याद नहीं रह जाता कि शहर कौन सा है क्या है, ये नहीं याद रहता।
और आपको देख के लग रहा है मस्त मौला उसके हो रहे हैं, हाँ, कि करते रहो वो और इतना। क्या, आपको क्या लग रहा है कि मैं सोने जा रहा हूँ मैं? कितना बज रहा है? हाँ, कितना बज गया वैसे? 2:15 बज रहा है। अब आप जाओगे, सो जाओगे। तो मेरे ये अब उल्लास उत्सव का समय शुरू हो रहा है। मैं जाऊंगा, देखूंगा कहीं बीच पर कहीं कुछ खुला हुआ है, हम्म। थोड़ी देर टहलूंगा, संभावना ये कुछ खुला नहीं मिलेगा। फिर उधर उधर भटकूंगा, देखूंगा कि अभी कहीं पर थोड़ा कुछ भी मिल जाए खाने पीने को। तो ये खोजबीन करने में ही मुझे खाली सड़कों पर भटकना पड़ेगा, और वो मेरे लिए दिन का बड़ा प्यारा समय होता है, फिर रात के टाइम पे जब खाली सड़क पर भटकना। ये जो भटकना है, यही नियति है, यही जिंदगी है, यही आज़ादी है। मुझे बस भटकना है। चलो रिकॉर्डिंग फिर यहाँ खत्म की जाए। अ, ठीक है, तो मेरे तो ठीक है, मैं तो अपने हिस्से की लर्निंग भी ले ली, डांट भी खा ली। पर हाँ, एक चीज जो अच्छी आपने मुझे वैसे बताई तो बहुत अच्छी चीज है, कि एवरीथिंग इन क्लाइमेट व्हाट आई वांटेड टू लर्न वाज कि भाई क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बट जो उसका स्पिरिचुअल टच है कि आप हर चीज अंदर है, आप अपने आप को पहले इम्प्रूव करो। मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो छठा वो कौन सा रूल बताया था, बट ही सेड इट परफेक्टली। बाकी तो ठीक है, मैं बाकी अगर कोई और कभी कोई बाबा आता है, आचार्य आता है फीड पे, तो मैं बाकी खराब एक्सपीरियंसेस पे होपफुली नहीं आऊंगा। ये चीज़ जिंदगी में हर चीज़ पे लागू होती है। हम्म। 4 ब्रेकअप हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 5वें से बात भी नहीं करोगे। 4 नौकरियां खराब निकली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5वीं भी वैसी होगी तो होगी। हम नहीं डरते। कुछ भी हमें इतना आहत ना कर जाए कि हम जिंदगी के प्रति विरोध से ही भर जाएं। कुछ भी। इतना अधिकार दुनिया में किसी को नहीं देना चाहिए कि वो आपको तोड़ ही दे। ठीक है सर, तो ये थी भाई आचार्य जी के साथ कॉन्वर्सेशन, क्लाइमेट चेंज को लेके थी। बाकी और भी है, अब लगभग दो कितना हम लोग कितने घंटे बैठ गए हैं? कितना, 4 घंटे से बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। आप और आपका तो, आप रोज इतना मेरे जैसे पागल आके आपको रोज ऐसे ही परेशान करते होंगे। में कोई परेशानी नहीं है, यही है, हम इसीलिए पैदा हुए हैं। ऐसे ही क्षणों के लिए तो इंसान का जन्म होता है ना। नहीं तो क्या करें, यहाँ से जाके बिस्तर पे लौट जाएं, हम इसके लिए पैदा हुए हैं क्या? यहाँ से जाके खाने पे टूट पड़े, हम इसके लिए पैदा हुए हैं क्या? दुनिया इस वक्त पता नहीं क्या क्या कर रही होगी, रात का समय सबके लिए होता है। संत के लिए भी, कामी के लिए भी, चोर के लिए भी। लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। आपका जन्म उसके लिए हुआ है क्या? इट इज फॉर दीज मोमेंट्स, इट इज टू कम टू दीज माइलस्टोन्स दैट यू आर अलाइव। इट्स क्वाइट अ जर्नी। आचार्य जी, थैंक यू सो मच बात करने के लिए।